को यूज करना है और फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री टेम्परेचर। और आज हम बेसिकली इस प्रैक्टिकल में दो चीजें करने जा रहे हैं कि हमने रेजोनेंस ट्यूब को यूज करके फर्स्ट रेजोनेंस पोजीशन और सेकंड रेजोनेंस पोजीशन पे फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ट्यूब में हमारे पास क्या वैल्यू आती है। और जैसा कि आपके इस वक्त बोर्ड पे शो हो रहा होगा कि हमारे पास ये रेजोनेंस ट्यूब की शेप होती है इस तरह की, जिसको हमने यूज करना है अपने इस प्रैक्टिकल में। और वाटर को हम यूज करने जा रहे हैं इस प्रैक्टिकल में, इसके लेवल को चेंज करके हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए वाटर लेवल की वैल्यू निकालेंगे। और इस प्रैक्टिकल में स्टूडेंट्स हम यूज करने जा रहे हैं कांसेप्ट स्टेशनरी वेव्स का। जी हाँ, आप स्टेशनरी वेव से बखूबी वाकिफ होंगे और आपने स्टेशनरी वेव के बारे में अपनी बुक्स में भी पढ़ा होगा। बेसिकली कोई भी वेव है हमारे पास, हम जब एक वेव का वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में हमारे एक कांसेप्ट क्रिएट होता है कि वेव इज एन एनर्जी। और कोई भी वेव हम प्रोड्यूस करते हैं टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हमारे पास स्टेशनरी वेव्स होती हैं, हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी होती हैं। और तमाम की तमाम वेव्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें हमारा मकसद ये होता है कि हमने एनर्जी को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ट्रांसफर करना है। लेकिन जो हमारा स्टेशनरी वेव का कांसेप्ट है या स्टेशनरी वेव का केस है, ये एक पर्टिकुलर केस है जिसमें हमारे पास ट्रांसफर ऑफ एनर्जी 0% होती है। जी हाँ, आप बोर्ड पे देख रहे हैं इस वक्त हमारे पास स्टेशनरी वेव्स कुछ इस तरह की होती हैं जैसे कि आपको बोर्ड पे शो हो रहा है। हमारे पास स्टेशनरी वेव के केस में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी 0% क्यों होती है? उसकी वजह यह है कि एक ही वेव जब ट्रेवल करती है राइट से लेफ्ट की तरफ या लेफ्ट से राइट की तरफ और वो किसी डेंसर मीडियम से टकराने के बाद बाउंस बैक करती है और उसी पोजीशन पे वापस आके मीट करती है जहां से वो स्टार्ट हुई थी, तो आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट वही है। और बाउंस बैक करने के बाद उसका एम्पलीट्यूड, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ में भी कोई फर्क नहीं आया। और वो जो दोनों वेव्स मूव कर रही हैं वो ऑपोजिट मूव कर रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो कहीं पर भी अल्टीमेटली हम किसी का भी एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, या हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि हमारे पास ट्रांसफर ऑफ एनर्जी 0% है। अब हमारे पास टोटल लेंथ है वो लैम्डा है, मींस एक वेव लेंथ हमारे पास मौजूद है। हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे हमारे पास एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेटली 0 है और इन तीनों पॉइंट्स को हम नोट कहते हैं। और 2 पॉइंट्स ऐसे हमारे पास, जैसा कि आपको इस बोर्ड पे शो हो रहा है इस तस्वीर में, कि हमारे पास वो 2 पोजीशंस ऐसी हैं जहां पे हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्रिएट हो रहा है और उन पॉइंट्स को हम एंटीनोड कहेंगे। जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्रिएट होगा स्टूडेंट्स, वहां पे मैक्सिमम साउंड भी क्रिएट होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम स्टेशनरी वेव क्रिएट करने जा रहे हैं अपनी रेजोनेंस ट्यूब में और हमारा मकसद यह है कि हमने पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को यूज करके उसमें साउंड प्रोड्यूस करनी है, इको प्रोड्यूस करनी है, तो हमें अपने ट्यूब के ओपन एंड के ऊपर एंटी नोड क्रिएट करना है। तो अगर हमें एंटी नोड क्रिएट करना है तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे पूरे लैम्डा में से λ/4 की वैल्यू चाहिए और ये λ/4 की वैल्यू हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए डिफरेंट होगी। और मैं यूज करने जा रहा हूं यहां पे 2 तरह की ट्यूनिंग फोर्क्स। एक ट्यूनिंग फोर्क हमारा 12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का होगा और दूसरा हमारे पास 480 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का होगा। और दोनों ट्यूनिंग फोर्क के लिए मेरे पास λ/4 की वैल्यू डिफरेंट होगी और हमने ये फाइंड आउट करना है। और हम ये प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं इन दोनों ट्यूनिंग फोर्क को यूज करके और फाइंड आउट करने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री टेम्परेचर। तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। सबसे पहले हमने ये मेजर करना है अपने इस थर्मामीटर से कि हमारे पास इस वक्त लैब में टेम्परेचर कितना है। तो स्टार्टिंग टेम्परेचर हमारे पास जो लैब में है इस वक्त हमारे पास इस थर्मामीटर के ऊपर वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड शो हो रहा है। हमने ये टेम्परेचर स्टार्ट पे भी चेक करना है और एंड पे भी चेक करना है जब हमने अपनी रीडिंग्स ले लेनी है। तो इस वक्त हमारा स्टार्टिंग जो T1 टेम्परेचर है वो हमारे पास 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो स्टूडेंट्स, हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले टेम्परेचर मेजर कर चुके हैं। जैसा कि आपने देखा हमारे पास जो टेम्परेचर है स्टार्ट पे प्रैक्टिकल के वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो साथ ही हम अपनी ऑब्जर्वेशंस के लिए अपनी ट्यूब का इंटरनल डायमीटर भी फाइंड आउट करेंगे और इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे वर्नियर कैलिपर को। और वर्नियर कैलिपर के हमने बैक जाज को यूज करना है, मींस हमने इन जाज से मेजर करना है इंटरनल डायमीटर ऑफ ट्यूब और इसको हम प्लेस करेंगे इंटरनली कुछ इस तरह से। जैसा कि आपको पता है कि हमने वर्नियर कैलिपर को यूज करके इंटरनल डायमीटर मेजर करना है अपनी इस ट्यूब का और वर्नियर कैलिपर की रीडिंग के लिए हमें मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग को फाइंड आउट करना है और उनको ऐड अप करने के बाद रीडिंग निकालनी है। तो हमारे पास इस वक्त वर्नियर कैलिपर की रीडिंग शो हो रही है इंटरनल डायमीटर ऑफ ट्यूब के लिए। जो रीडिंग शो हो रही है हमारे पास इंटरनल डायमीटर ऑफ ट्यूब के लिए वो 3.2 सेंटीमीटर मेन स्केल की रीडिंग है और जो हमारे पास वर्नियर स्केल का डिवीजन है वो सेकंड डिवीजन कंसाइड कर रहा है इस वक्त हमारे पास। तो इस वक्त हमारे पास जो रीडिंग हो रही है वो 3.22 सेंटीमीटर शो होगी हमारे इंटरनल डायमीटर ऑफ दिस ट्यूब की, जिसको हाफ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं रेडियस ऑफ दिस ट्यूब। ये डायमीटर जो है हमारे पास, हमने ये डायमीटर क्यों मेजर किया स्टूडेंट्स? ये डायमीटर हमने इसलिए मेजर किया है कि ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल हमें एंड करेक्शन की जरूरत पेश आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एंड करेक्शन क्या होती है? ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल जब हम ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक करेंगे ट्यूब के साथ तो मैं इस ट्यूनिंग फोर्क को यहाँ पे प्लेस करूंगा। और याद रहे कि इस प्रैक्टिकल की एक प्रिकॉशन ये है कि आपने ट्यूनिंग फोर्क को इस ट्यूब के साथ टच नहीं करना। हम अगर इस ट्यूनिंग फोर्क को इस ट्यूब के ओपन एंड पे प्लेस करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस ओपन एंड से ऊपर यहाँ पे जो कुछ एयर पार्टिकल्स हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे इस ट्यूनिंग फोर्क की वाइब्रेटिंग लेग से। तो हम वाटर लेवल हमारा जहां पर भी हो, हम इस एम्प्टी एयर कॉलम में जो स्टेशनरी वेव क्रिएट हो रही है उसको तो हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं कि हमारे पास 1 से लेके यहां तक वैल्यू आ रही है। लेकिन व्हाट अबाउट दैट लेंथ जो हमारे पास इस ओपन एंड से ऊपर आ रही है, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है एंड करेक्शन का, जो ऑब्वियसली उसका प्रूफ हमारे सिलेबस में मौजूद नहीं है, लेकिन वो बोर्ड पे वो शो हो रहा है कि 0.3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं कैपिटल डी जो कि हमारा डायमीटर ऑफ दिस ट्यूब है। तो हमारे केस में डायमीटर हमारा इंटरनल डायमीटर आया है 3.22 सेंटीमीटर, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से, तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारी एंड करेक्शन होगी। अब एंड करेक्शन का क्या मकसद है? एंड करेक्शन का मकसद ये है कि हमारी जो अप्रोक्सीमेट लेंथ होगी λ/4 या हमारे पास वो पोजीशन वाटर लेवल की जिस पे हमारे पास पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है लेवल की या लेंथ की, तो वो उसमें हम उसको ऐड करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ और फाइंड आउट करते हैं 480 और 512 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज के लिए हमारे पास वाटर लेवल क्या आता है। और आफ्टर चेकिंग द वाटर लेवल्स हम अपने टेबल में फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास एंड करेक्शन
ऐड करने के बाद एक्चुअल लेंथ कितनी आती है 480 और 512 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए। जी तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास रेजोनेंस ट्यूब, और इस रेजोनेंस ट्यूब में हमारे पास ये वाटर टैंक है, और इस वाटर टैंक को हम यूज करेंगे टू सेट द वाटर लेवल इन दिस रेजोनेंस ट्यूब। स्टूडेंट्स, ये वाटर टैंक हमारे पास बिल्कुल वही एग्जांपल है जैसे हमारे पास घरों में वाटर टैंक लगा होता है छत पे, हमारे वो पूरे घर में टैप्स में वाटर फ्लो को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास इस वाटर टैंक का यही काम है। हमारे पास जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, हमारे पास इस वक्त वाटर ट्यूब में यहाँ पे वाटर लेवल इस वक्त इस पोजीशन पे है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा वाटर लेवल इस पोजीशन से अप मूव कर जाए, तो मेरे पास यहाँ पे इस वाटर टैंक के साथ एक स्टॉपर लगा हुआ है, मैं इसको प्रेस करूंगा और वाटर लेवल ऊपर मूव होना शुरू हो जाएगा। वी नो दैट वाटर कीप्स इट्स लेवल। तो ये वाटर लेवल तब तक मूव करता चला जाएगा ऊपर जब तक कि आपके पास वाटर टैंक में और इस ट्यूब में वाटर लेवल सेम नहीं हो जाता। जहां पे वाटर लेवल सेम हो जाएंगे वहां पे आप चाहे स्टॉपर यूज भी कर रहे हैं तब भी वाटर लेवल मजीद इंक्रीज नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसा कि इस वक्त हमारे पास वाटर लेवल इस पोजीशन पे है और मेरे पास टैंक में वाटर लेवल इस पोजीशन पे है, तो हमारे पास डिफरेंस है वाटर लेवल में। तो अगर मैं स्टॉपर को प्रेस करूंगा तो हमारे पास वाटर लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और जहां तक मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू है या रिक्वायर्ड पोजीशन है, मैं वहां तक इसे मूव करवा के स्टॉपर को छोड़ सकता हूं और वहां पे मैं वाटर लेवल को सेट कर सकता हूं। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूं कि मेरा वाटर लेवल डाउन मूव कर जाए, तो मैं क्या करूंगा कि हम इस टैंक को, वाटर टैंक को डाउन मूव कर देंगे, और डाउन मूव करने के बाद अब हमारे पास जो वाटर डिफरेंस आ रहा है, वाटर लेवल का डिफरेंस आ रहा है इस ट्यूब में और इस टैंक में, वो ये है। और अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं इस ट्यूब में वाटर लेवल को इस पोजीशन से डाउन मूव करूं, तो मैं दोबारा से वाटर लेवल को इस स्टॉपर से प्रेस करके नीचे ला सकता हूं जहां तक मुझे चाहिए। तो ये हमारे पास जो रेजोनेंस ट्यूब है, ये हमारे पास है अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर लेंथ की। तो आइए अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल, और मैं इस वाटर टैंक को दोबारा से ऊपर मूव कर रहा हूं और हम वाटर लेवल को लेकर आते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर पे। जी तो स्टूडेंट्स, इस वक्त हमने वाटर लेवल अपना स्टार्टिंग पे ही 12 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली 12 या 13 सेंटीमीटर पे सेट कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग पर ही बता दिया था कि हम इस प्रैक्टिकल में दो ट्यूनिंग फोर्क यूज करने जा रहे हैं। एक हमारे पास 480 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का होगा और दूसरा हम ट्यूनिंग फोर्क 512 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का यूज करने जा रहे हैं, और इन दोनों ट्यूनिंग फोर्क्स के लिए जो वाटर लेवल होगा ट्यूब में वो डिफरेंट होगा। अब हमारा मकसद क्या है इस प्रैक्टिकल में कि हमने फाइंड आउट क्या करना है कि हमें ये नजर आ रहा है हमारे पास इस वक्त वाटर लेवल 12 या 13 सेंटीमीटर पे सेट है, तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो पार्ट शो हो रहा है ट्यूब का, ये एम्प्टी कॉलम है, इसे हम कह सकते हैं एम्प्टी एयर कॉलम। इस पार्ट में ट्यूब के हमारे पास एयर पार्टिकल्स होंगे, वाटर नहीं है। तो हम वाटर क्यों यूज कर रहे हैं इस ट्यूब में? क्योंकि हमें एक डेंस मीडियम की जरूरत है। ये लाजिम नहीं है कि हम वाटर ही यूज कर सकते हैं, हम कोई भी मटेरियल या कोई भी डिफरेंट लिक्विड यूज कर सकते हैं, लेकिन वाटर को क्यों प्रेफर कर रहे हैं उसकी कुछ वजूहात हैं। फर्स्ट रीजन ये है कि हम इसके वाटर लेवल को इजीली मूव कर सकते हैं अप और डाउन, ये स्टिक नहीं करता हमारी इस ट्यूब के साथ, इसलिए हम वाटर को प्रेफर करते हैं। हम इसकी जगह मर्करी, अल्कोहल या कोई और मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, कोई और लिक्विड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में हमें स्टिकनेस का प्रॉब्लम ना हो ट्यूब के साथ हमारी उस लिक्विड का, तो हम इसके लिए प्रेफर करते हैं कि हम वाटर को यूज करें। तो जैसे ही मैं इस ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक करूंगा अपने इस रबर पैड के साथ, तो हमारे पास ये जो ट्यूनिंग फोर्क की लेग्स हैं वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगी विद द सेम फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे इस ट्यूनिंग फोर्क पे दर्ज है, 480 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। तो स्ट्राइक करने के बाद जब इसकी लेग्स वाइब्रेट करेंगी विद द सेम फ्रीक्वेंसी, तो मैं इनको प्लेस करूंगा इस ओपन एंड पे। तो इसको ओपन एंड पे प्लेस करने के बाद होगा ये कि जिस फ्रीक्वेंसी से ये लेग्स वाइब्रेट कर रही हैं, उसी फ्रीक्वेंसी से एयर पार्टिकल्स जो इस ट्यूब के अंदर मौजूद है इस पार्ट में, वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेशनरी वेव फिनोमिना, हम ये जानते हैं कि हमारे पास स्टेशनरी वेव में जो लूप्स बनते हैं उसमें हमारे पास नोड्स और एंटी नोड्स क्रिएट होते हैं। जो नोड्स होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे हमारे पास एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो होता है, अप्रोक्सीमेटली जीरो ना होने के बराबर, यानी कि वहां पे आपको अगर एम्पलीट्यूड जीरो मिल रहा है तो साउंड भी आपको जीरो मिलेगा। लेकिन दूसरे पॉइंट्स हमारे पास है एंटी नोड, तो हमारे पास दोनों लूप्स में जो एंटी नोड क्रिएट होते हैं वो पोजीशंस या पॉइंट्स होते हैं जहां पे हमारे पास मैक्सिमम साउंड या मैक्सिमम इको प्रोड्यूस होती है। तो हमें बेसिकली इस प्रैक्टिकल में इस ट्यूब के अंदर मैक्सिमम साउंड या इको प्रोड्यूस करनी है बाय मेकिंग और बाय प्रोड्यूसिंग द लैम्डा बाय 4। वी कैन से दैट कि स्टेशनरी वेव का जो पूरे लैम्डा का पार्ट है, लैम्डा बाय 4 अगर हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर देते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे ओपन एंड पे एंटी नोड क्रिएट होगा, और उस एंटी नोड के क्रिएट होने की सूरत में हमें मैक्सिमम गूंज सुनाई देगी, मैक्सिमम साउंड सुनाई देगी फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। ये भी बात याद रखिए कि हमारे पास जो इको है ये प्रोड्यूस होगी हमारे इस रेजोनेंस ट्यूब में, वो हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए डिफरेंट होती है। इसलिए हम इस प्रैक्टिकल में दो ट्यूनिंग फोर्क यूज करने जा रहे हैं, 512 और 480 के लिए। स्टार्टिंग में मैंने इसको सेट कर दिया है 13 और 12 सेंटीमीटर पे। अब हम इस ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक करेंगे और स्टॉपर्स की मदद से हम इस वाटर लेवल को मूव करेंगे किसी एक वाटर लेवल पे जाके हमें मैक्सिमम साउंड सुनाई देगी 480 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए। तो आइए ट्राई करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, इस वक्त वाटर लेवल 17 सेंटीमीटर पे है और मैंने 480 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे चेक किया, हमें मैक्सिमम साउंड सुनाई दे रही है। जैसा कि आपने देखा, ये हमारा राइजिंग पॉइंट है। हमने अब फॉलिंग पॉइंट भी निकालना है। राइजिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम साउंड सुनाई देना शुरू हुई है हमारी 480 के लिए, और हम अब 480 के लिए ही वो पॉइंट भी निकालेंगे वाटर लेवल का जहां पे ये फॉलिंग पॉइंट आएगा, जहां पे ये साउंड हमारी साउंड जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो राइजिंग पॉइंट आया है 480 के लिए वो 17 सेंटीमीटर और फॉलिंग पॉइंट हमारे पास 17.5 सेंटीमीटर आया है। अब हम सेकंड ट्यूनिंग फोर्क यूज करेंगे और चेक करेंगे कि 512 के लिए हमारे पास वाटर लेवल क्या आता है। मैं इस वाटर लेवल को दोबारा से 10 पे फिक्स करने जा रहा हूं।
और हम वहीं से दोबारा से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास वाटर लेवल की अब क्या वैल्यू आती है। अब देखेंगे कि हमारे पास 512 के लिए वाटर लेवल की क्या वैल्यू आती है। स्टूडेंट्स ये 15 सेंटीमीटर लेंथ है जहां पे हमारे पास इस वक्त 512 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का जो ट्यूनिंग फोर्क है हमें ये साउंड प्रोड्यूस करके दे रहा है। ये 16 सेंटीमीटर की लेंथ है जिसके ऊपर हमारे पास ये साउंड मजीद बेहतर हुई है। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 512 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए जो राइजिंग पॉइंट है वो 16 सेंटीमीटर है। और फॉलिंग पॉइंट हमारे लिए 16.5 सेंटीमीटर हमें शो हो रहा है यहाँ पे। तो हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक जो हमने यहाँ पे अभी परफॉर्म किया है 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट जो लेंथ आती है वो 16 सेंटीमीटर से लेकर 16.5 आ रही है और हमारे पास 480 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए 17 से लेकर 17.5 आ रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक और चीज में पता चलती है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे ये वाटर लेवल डिक्रीज होगा, मींस λ/4 की वैल्यू डिक्रीज करेगी। अब आपको याद होगा कि आपने बारहा एक इक्वेशन पढ़ी होगी जो बहुत आसान सी इक्वेशन हमारे पास v इक्वल्स टू f लैम्डा। अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन अगर हम उस इक्वेशन का हवाला देते हैं यहाँ पे तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है या स्पीड ऑफ लाइट की अगर बात करते हैं फिर भी स्पीड ऑफ साउंड के केस में हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड तो कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, एफ लैम्डा की जो हमारे पास प्रोडक्ट होगी वो कांस्टेंट होगी। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे लैम्डा डिक्रीज करेगा। अल्टीमेटली आपके पास आंसर जो होगा प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आएगा। इसी तरह से अगर हम ये बात करते हैं कि जैसे जैसे लैम्डा इंक्रीज करेगा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, बिल्कुल ठीक है, अल्टीमेटली आपके पास आंसर फिर भी सेम ही आएगा, वो भी कांस्टेंट होगा। अब आइए चलते हैं अपने टेबल की तरफ और फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास 0 डिग्री टेंपरेचर पे क्या वैल्यू आती है स्पीड ऑफ साउंड की, जबकि हमने स्टार्ट में ही देख लिया था कि हमारे पास इस वक्त लैब का जो टेंपरेचर है जिस पे हम इस वक्त ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर टेंपरेचर इंक्रीज करता है तो उसका स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट होगा। जी, जैसा कि आप बोर्ड पे इस वक्त देख रहे होंगे हमारे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के मुताबिक हमारी स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करेगी विद द इंक्रीज इन टेंपरेचर। सपोज दैट हम ये फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री टेंपरेचर पे लेट्स सपोज इस वक्त 340 मीटर पर सेकंड आ रही है। तो अगर मैं इस वक्त टेंपरेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता हूं तो कितना चेंज आएगा या कितनी वैल्यू इंक्रीज करेगी स्पीड ऑफ साउंड की, तो वो होगी हमारे पास 0.61 मीटर पर सेकंड। यानी कि 0 डिग्री टेंपरेचर से अगर टेंपरेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो 340.61 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो इस वक्त हमारी लैब का टेंपरेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसके मुताबिक हम देखेंगे कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू क्या आती है और फिर हम इक्वेशन यूज करके स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री टेंपरेचर भी निकालेंगे। लेकिन याद रहे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थी फर्स्ट रेजोनेंस पोजीशन, हम सेकंड रेजोनेंस पोजीशन भी निकालने जा रहे हैं। फर्स्ट रेजोनेंस और सेकंड रेजोनेंस में क्या फर्क है, जैसा कि आपको बोर्ड पे शो भी किया था मैंने स्टेशनरी वेव का कांसेप्ट, वहां पे हमारे पास दो लूप्स क्रिएट होते हैं। तो जरा इमेजिन कीजिए कि अगर हमारे पास एक स्टेशनरी वेव में एक पूरी लैम्डा केस में एक पूरी लैम्डा की वेव में दो लूप्स क्रिएट होते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो बार एंटीनोड भी क्रिएट होगा। तो हमने यहाँ पे एक फर्स्ट एंटीनोड क्रिएट करके दिखा है 480 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास वो लेट्स सपोज 17 सेंटीमीटर वैल्यू आती है जो कि λ/4 की है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे पास इस ट्यूब में 17 सेंटीमीटर की लेंथ में λ/4 क्रिएट हुआ है 480 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए, तो नेक्स्ट एंटीनोड हमारे पास कहां पे क्रिएट होगा। तो इसका मतलब है आपको λ/4 को मजीद 2 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, मींस λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4, तो 3 λ/4 की पोजीशन पे आपको दोबारा से ओपन एंड पे एंटीनोड क्रिएट मिलेगा। तो लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि हमारे पास 17 या 17.5 सेंटीमीटर की लेंथ आई है 480 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए, तो उसका 3 टाइम्स कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 52 या 53 सेंटीमीटर। तो हम इस वाटर लेवल को अब अप्रोक्सीमेटली 52-53 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे या पोजीशन पे ले जाते हैं और देखते हैं कि वहां पे हमारे पास 480 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को यूज करके उतनी ही साउंड दोबारा से प्रोड्यूस होती है या नहीं। अगर होती है तो वो हमारी सेकंड रेजोनेंस पोजीशन होगी। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम निकालने जा रहे हैं सेकंड रेजोनेंस पोजीशन। तो हम वाटर टैंक को मूव करेंगे डाउन ताकि हम इस पोजीशन को वाटर लेवल को अप्रोक्सीमेटली 52-53 सेंटीमीटर पे ला सकें और हम ये वेरीफाई कर सकें कि हमारे पास सेकंड रेजोनेंस पोजीशन या जो हमारे पास 3 λ/4 की वैल्यू बनती है अप्रोक्सीमेटली 480 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए, तो वहां पे हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होती है या नहीं होती। तो आइए हम अपने वाटर टैंक को मूव करते हैं अप्रोक्सीमेटली डाउन टू द लेवल ऑफ 53-55। वाटर टैंक को हम अपने नीचे मूव कर रहे हैं और देखेंगे कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 50-53 सेंटीमीटर पे उतनी साउंड प्रोड्यूस होती है 480 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए या नहीं होती। जी तो स्टूडेंट्स, इस वक्त हम अपने वाटर लेवल को ला चुके हैं अप्रोक्सीमेटली 52 सेंटीमीटर पे और हम चेक करने जा रहे हैं कि 480 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क यूज करके हमारी इस पोजीशन पे इको प्रोड्यूस होती है या नहीं होती। आइए देखते हैं कि हम इसे कुछ बेहतर कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, इस वक्त हमारे पास 480 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क यूज करके 53 सेंटीमीटर पे हमारे पास मैक्सिमम साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ये पोजीशन हमारे पास इस वक्त 52.5 सेंटीमीटर की है।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड रेजोनेंस पोजीशन के केस में 52.5 सेंटीमीटर हमारा राइजिंग पॉइंट होगा और 53 अप्रोक्सीमेटली हमारा फॉलिंग पॉइंट होगा। आइए अब चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये पोजीशन या ये वाटर लेवल 512 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए किस पोजीशन पे आता है। स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे पास जो वाटर लेवल है वो अप्रोक्सीमेटली 48.5 सेंटीमीटर पे है। हम इससे थोड़ा सा डाउन मूव करेंगे अपने वाटर टैंक को और वाटर लेवल को हम फॉल करवाएंगे लोअर देन द 48.5 सेंटीमीटर। जी तो स्टूडेंट्स जिस पोजीशन पे इस वक्त हमें मैक्सिमम साउंड सुनाई दे रही है 512 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए, वो इस वक्त हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर है और हमारे पास ये राइजिंग पॉइंट हो सकता है हमारा, और हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट फॉलिंग पॉइंट है वो है 50.5 सेंटीमीटर। जैसा कि हम रीडिंग ले चुके हैं स्टूडेंट्स अपनी फर्स्ट रेजोनेंस पोजीशन की भी और सेकंड रेजोनेंस पोजीशन की भी, और हमें मेजर करना था हमारा टेंपरेचर लैब का एट द एंड ऑफ प्रैक्टिकल भी। तो अभी भी हमारे पास इस वक्त जो लैब में टेंपरेचर शो हो रहा है इस थर्मामीटर पे वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड ही शो हो रहा है। तो हमारे पास T1 T2 दोनों ही 26 है और मीन वैल्यू भी हमारे पास 26 डिग्री सेंटीग्रेड ही आएगी। हमारा मकसद ये था कि हमने सेकंड रेजोनेंस पोजीशन फाइंड आउट करनी थी 480 हर्ट्ज और 512 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए इस ट्यूब में। वो हमारे पास आई है 512 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए 50 और 50.5 और 480 के लिए हमारे पास आई है 52.5 एंड 53। तो आइए अब हम अपने टेबल की तरफ चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं सेकंड रेजोनेंस पोजीशंस की वैल्यूज के मुताबिक हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री टेंपरेचर कितनी आती है। जी स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल जिसमें हमने रेजोनेंस ट्यूब को यूज किया, रेजोनेंस की कांसेप्ट को यूज किया और स्टेशनरी वेव्स को प्रोड्यूस किया और दो ट्यूनिंग फोर्क यूज करके हमने फाइंड आउट की है वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री टेंपरेचर। और इंशाल्लाह